नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। बच्चों, आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो आपका यूपीएससी या यूपीपीसीएस मेंस की जो परीक्षा होती है, जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी बच्चों के लिए जो बिगनर्स हैं बेसिकली, या अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं, कुछ समय हो गया है, उनके सामने एक चैलेंज होता है कि उत्तर उत्तर कैसे लिखें। बच्चों ने अपने क्लासेस कर ली होंगी, अगर क्लासेस नहीं की हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो सब आप अपने सिलेबस से गो थ्रू हो गए होंगे या हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। ये कुछ समस्याएं आपके समक्ष में रखना चाहता हूं कि आप सबके मन में ऐसे सवाल आते हैं। आज हम उन्हीं सवालों को लेकर उनके समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों के माध्यम से आप सबके जो डाउट होते हैं उनको मैं दूर करा पाऊं। देखिए, क्या समस्याएं आती हैं। सबसे पहले आपको ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगता है कि जनरली बच्चों के मन में आते हैं। जब भी वो अपना उत्तर लिखना शुरू करते हैं, जब सोचते हैं, वो विचार उनके दिमाग में आया या लेके बैठते हैं कि पेन पेपर आज लेके मैं एक आंसर लिखता हूं, तो सबसे पहला जो उन पे प्रेशर होता है वो होता है क्या, कि अच्छा उत्तर लिखने का। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे इन सबको। दूसरा क्या होता है कि जब थोड़ी हिम्मत जुटा के बच्चा कोशिश करता है, तो उसके बाद फिर होता है कि क्वेश्चन लिखना शुरू करने में सबसे बड़ा चैलेंज होता है, वो होता है कि उत्तर की शुरुआत। यानी शुरुआत तो कर दोगे, लेकिन जब शब्द जुड़ता है अच्छी, तो अच्छी शुरुआत करने का प्रेशर आप पे रहता है कि आप कोशिश करते हैं कि मैं जो पहला अपना प्रश्न पहले प्रश्न का जो उत्तर लिखने जा रहा हूं वो बहुत बेहतर हो। ठीक है, जिसके चलते क्या होता है कि आप उस प्रश्न की शुरुआत कर ही नहीं पाते हो। ठीक है ना, इस वजह से क्या होता है कि उत्तर लिखन शुरू नहीं हो पाता है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है कि अपनी बात को क्रमबद्ध तरीके से न कह पाना। देखिए, आपने सोच लिया, आपने क्वेश्चन को देख लिया, लेकिन अगर आप उस प्रश्न की फॉर्मेटिंग नहीं कर पा रहे हैं, यानी आप उस प्रश्न को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं पार्ट में, तो आप उसको बेहतर तरीके से नहीं लिख पाएंगे। ये फ्रेमिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है और आपको किस तरह से, किस क्रोनोलॉजी में वो उसको बताना है। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपके जो थॉट्स हैं, आपको लगता है कि हमें कुछ और ऐसी किताबें पढ़नी है जिसके चलते क्या, कि हमारे जो थॉट्स हैं वो इन्हेंस हो जाएं। ठीक, तो ये सब कुछ प्रश्न हैं जो बिगिनर्स के दिमाग में या मन में आते हैं, या जिस तरह के सवाल आजकल बच्चे मुझसे पूछते हैं। ये मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस, ये कुछ कॉमन ऐसे प्रश्न हैं जो मैं आपके समक्ष लाया हूं। तो इन्हीं की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि अच्छा उत्तर लिखने का दबाव। तो ये दबाव क्या होता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब आप किसी भी टीचर, सीनियर या किसी भी टॉपर से बात करेंगे, तो उनका एक ही जो जवाब होता है उत्तर लेखन को, ये होता है कि आपका जो उत्तर है, आपका जो उत्तर क्या है, वो बेहतर होना चाहिए। यानी जो आपकी शैली है, कौन सी, उत्तर लेखन की शैली, वो जब तक बेहतर नहीं होगी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे ये सोचते हैं कि जब मैं अपने पहले प्रश्न यानी पहला उत्तर जब लिखना शुरू करूंगा, तो मैं वहीं से एक्सपर्ट होकर उसकी शुरुआत करूंगा। तो ये कभी संभव नहीं है, कभी हो ही नहीं पाएगा। देखिए बच्चों, कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीजें, जैसे ये प्रोसेस है, आप आज पहला प्रश्न लेकर लिखना शुरू करें, कोई आपको लगता है कि कौन सा प्रश्न या कहां से। देखिए, आप सबसे पहले शुरुआत कर सकते हैं एनसीईआरटी। इसकी हम चर्चा करेंगे आगे कि कैसे आपको, जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें चर्चा करेंगे कि कैसे एनसीईआरटी आपके उत्तर लेखन के लिए आवश्यक है, क्यों एनसीईआरटी आपको प्रीलिम्स, मेंस, इन सब में हेल्प करती है। ठीक है ना, तो आप इसमें से किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का, कोई भी जो क्वेश्चन लास्ट में दिए होते हैं, रैंडम कोई भी क्वेश्चन लेकर वहां से लिखना शुरू करें। और उसमें कम से कम ये कोशिश ना करें कि मैं जो आज क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं या मेरा जो पहला उत्तर होगा वो बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा, एक्सपर्टाइज मेरी उसमें होगी, और कोई भी उसको देख के कहे कि वाह आपने क्या लिख दिया। तो ये संभव नहीं है। किसी भी चीज का प्रोसेस होता है, जब तक आप लिखना शुरू नहीं करेंगे, पेपर खराब नहीं करेंगे, तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। उत्तर लेखन क्या है, ये सीखना है, सीखने की कला है। ये जो शैली आपकी विकसित होगी वो किससे होगी, वो आपकी होगी प्रैक्टिस से। ठीक है,
तो ये प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेके करनी है। अब ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूं, जैसे आपने आज शुरू किया, यानी आप चले 0 से, और 0 से चल के ही आप 100 पहुंचेंगे, यानी ए से लेके जेड तक पहुंचने में ये आपको जो समय लगेगा, ये आपको सिखाएगा कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है, कैसे आपको उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, किस तरह से आप वहां पर क्या करेंगे, अपना टाइम मैनेज करेंगे। तो ये सब सीखना है और ये सीखने की प्रक्रिया है। जब तक इस प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे आप कभी भी बेहतर उत्तर नहीं लिख पाएंगे। आप अपना पहला उत्तर जो भी लिखने की कोशिश करें, जो भी लिखो, आपको जो लगता है, एनसीईआरटी से रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठाइए, उसको लिखना शुरू कीजिए। और उसके लिए कहीं बहुत दूर नहीं भागना है, आप उस टॉपिक को पहले एक बार पढ़ लीजिए, उससे गो थ्रू हो जाइए। उसके बाद जो भी प्रश्न आपने वहां से पिक किया है, उस प्रश्न के उत्तर को आप अपनी एनसीईआरटी से ही लिखने की कोशिश करें। जो आपको समझ में आता है, जैसा भी आपको समझ में आता है, आप वैसा लिखें, ठीक है। जब तक आप कुछ भी नहीं लिखेंगे आप सीखेंगे नहीं, और ये जो प्रक्रिया है ये 0 से 100 वाली कभी नहीं आ पाएगी, ठीक। तो सबसे पहला काम, इस दबाव से आपको निकलना है कि अच्छा उत्तर लिखना है। ये अच्छा उत्तर एक प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आप धीरे धीरे इस प्रक्रिया से गुजरेंगे, तब कहीं जाके आपकी क्या होगी, शैली क्या होगी, विकसित होगी। और यकीन मानिए ये शैली विकसित होने का जो फायदा है वो आपको जीएस में, एसए में या यूपीएससी में जो आपका वैकल्पिक यानी जो ऑप्शनल है उसमें, इन सब में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस दबाव से आपको बाहर निकलना है और लिखने की शुरुआत करनी है। शुरुआत कहाँ से करनी है, एनसीईआरटी। ये हम चर्चा करेंगे कि क्यों एनसीईआरटी आपके लिए आवश्यक है, और मैं आपको उसमें ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा, ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यूपीपीसीएस और यूपीएससी ने एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे हैं। प्रीलिम्स में आपको बता चुका हूं, अभी जो प्रीलिम्स हुआ था 2023 का, उसमें मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि किस तरह से आपके पास जो सोर्स अवेलेबल है वहां से वो क्वेश्चंस आए हैं। और मेंस के लिए हम आगे चर्चा करेंगे कि 2022 और 2021 या 20 में किस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपको देखने को मिले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि आपको इस दबाव से मुक्त होना है, ठीक है। अब दूसरा, उत्तर की अच्छी शुरुआत, ये प्रेशर रहता है। अब इसकी जैसे हमने बात की कि आपको शुरुआत करनी है, जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन पिक किया है एनसीईआरटी से, आपको क्या करना है, जो लैंग्वेज वहां पर दी है एनसीईआरटी में, जो बुक की लैंग्वेज है, आपको अपनी भाषा में जो आपको समझ में आता है, अपनी समझ के अनुसार क्या करना है, उसका उत्तर लिखना है, ठीक है। अब कहीं पर अगर 150, 100 या 200 या 250 ये वर्ड के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलते हैं, ये डिमांड है अगर उसकी, तो 100 से 150 वाले जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ कोशिश करो कि आप इंट्रोडक्शन की यहाँ जरूरत ना पड़े, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, ठीक है। 200 या 250 वाले शब्द जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो सबसे पहला ये होगा कि छोटे प्रश्नों से शुरुआत करें, यानी 100 वर्ड, 125 वर्ड, 150 वर्ड, इनकी शुरुआत करें। यहाँ क्या है कि इंट्रोडक्शन की आपको आवश्यकता नहीं होगी, तो इससे क्या है कि एक आपका प्रेशर थोड़ा सा रिलीज यहाँ से कम हो जाएगा कि आपको क्या उसकी प्रस्तावना या परिचय में क्या बेहतर देना है। तो देखिए ये भी प्रक्रिया है, धीरे धीरे आप लिखेंगे, आपको समझ में आएगा कि प्रश्न की डिमांड क्या है, प्रश्न में क्या इंट्रोडक्शन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, वो सारी चीजें आप सीख लोगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न आता है अपनी बात को क्रमबद्ध तरीके से न कह पाना, ठीक है। तो अभी हम आगे प्रश्न है हमारे पास, उसकी चर्चा करेंगे कैसे उसकी फॉर्मेटिंग की जाती है। तो देखिए फॉर्मेटिंग के बेनिफिट क्या होते हैं। जैसे आपके पास 20 प्रश्न होते हैं लिखने के लिए, ठीक है, और 3 घंटे का टाइम होता है। इस 3 घंटे में आपको 20 प्रश्न लिखने हैं, और अगर आप किसी भी प्रश्न की फॉर्मेटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उसका नुकसान जो होगा वो आपको होगा कि आपके हो सकता है कि प्रश्न छूट जाएं, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ना कर पाए, ठीक है। कैसे कि जैसे मैं प्रश्न लेता हूं, ये जैसे 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश पुनर्जागरण के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। ये यूपीपीसीएस मेंस 2022 का प्रश्न है,
ठीक, तो इसमें आप चाहो तो सीधा लिख दो। तो दो तरीके आंसर लिखे जाते हैं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और लिखना शुरू कर दिया, और दूसरा होता है कि आपने कुछ सेकंड सोचा कि 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश, इसको ब्रेक करना है। ठीक, ब्रेक करने के बाद क्या है कि आपने पॉइंट निकाल लिए इसके, या आपको लगता है कि मुझे इसमें जो इसका इंट्रोडक्शन है वो, इसका जो मेन बॉडी है वो, और कंक्लूजन कैसे देना है। ठीक, 3 पार्ट में करना है, कहाँ आपको कितना फोकस करना है और इसमें कौन कौन से पॉइंट आप बता सकते हैं। तो देखिए ये तो हो गया एग्जामिनेशन टाइम का। ठीक, और मैं जो यहाँ फॉर्मेटिंग की बात कर रहा हूं, मैं जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग की बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं आपसे कि जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, यानी जब आप अपना उत्तर लिखना शुरू करेंगे, तब आपको ये चीजें कैसे हेल्प करेंगी एक बेहतर आंसर लिखने में। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। ठीक, अब देखिए फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है। जैसे आपने सपोज करो आप पढ़ रहे हैं औद्योगिक क्रांति, ठीक है। अब ये औद्योगिक क्रांति जब आप पढ़ रहे हैं तो आप ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, तो इसके जो पॉइंट हैं, जैसे ये जो क्रांति हुई इंग्लैंड में हुई, तो इंग्लैंड में ही क्यों, क्या कारण रहे। अब क्यों में आप 1 2 जो भी आपको लगते हैं पॉइंट आप लिख सकते हो, तो वो पॉइंट आप अपने नोट से निकालकर यहाँ पे नोट डाउन कर लें। ठीक, क्या कारण थे, तो वो जो कारण है वो सारे कारण, क्या सामाजिक कारण, क्या आर्थिक कारण, ठीक है, और क्या सांस्कृतिक कारण, ये जितने भी कारण थे वो आप सब यहाँ नोट डाउन कर लें, मेन मेन पॉइंट। तो इससे बेनिफिट ये होगा इस फॉर्मेटिंग से कि भविष्य में जब भी आप औद्योगिक क्रांति वाले टॉपिक को पढ़ोगे या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आपके पास जितने डायमेंशन है वो डायमेंशन और सारे डायमेंशन आपके पास क्या है, पॉइंट फॉर्म में है। तो ये पॉइंट फॉर्म आपको याद करने में बहुत आसान होते हैं और रिवीजन के टाइम पे आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फॉर्मेटिंग आपके लिए इसलिए जरूरी है। और फॉर्मेटिंग का जो आपका बेस होना चाहिए, जो बेस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस को आप आधार बनाएंगे और उसके आधार पर जितने भी कीवर्ड हैं, जितने कीवर्ड दिए हुए हैं सिलेबस में, उन सब कीवर्ड्स को आपको अपने क्या करना है, नोट्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जितने उनके फीचर्स हो सकते हैं, जो आपके पास सोर्स है, मैं फिर कहूंगा आपसे कि आपका सोर्स है एनसीईआरटी। आप अगर ध्यान देंगे या PYQs अगर देखेंगे, प्रीवियस ईयर देखेंगे PCS या UPSC के मेंस का, तो आपको बहुत क्वेश्चन यहां से सीधे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको काम करना है, कीवर्ड को पकड़कर अपने नोट्स क्रिएट करने हैं, नोट्स बनाने हैं, और वो नोट्स किस फॉर्म में होंगे कि आपकी फॉर्मेटिंग के फॉर्म में। आपको सारे डायमेंशन निकालने हैं, डायमेंशन के अकॉर्डिंग पॉइंट वहां पर आपको पिक करना है और वो सब पॉइंट आपको पॉइंट आउट करके अपने नोट्स बनाने हैं। तो ये हो गया आपका फॉर्मेटिंग वाला। ठीक है, अब बात आती है विचारों को लेकर। देखिए इसके लिए सबसे जरूरी क्या है, अगर मेरा अपना अनुभव है मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे विचारों की अगर बात करें तो देखिए बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं, या जो UPSC में या UPPCS में जो प्रश्न बनते हैं आपके, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो। तो देखिए प्री और मेंस में डिफरेंस क्या है कि यहाँ तो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन, जैसे इस बार मैंने आपको हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो फैक्ट बेस्ड भी थे। लेकिन यहाँ पर क्या है UPPCS में, यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन है वो आप कहीं से भी कवर कर सकते हो, किसी भी मैगजीन से। लेकिन जो मेंस वाला सेगमेंट है, इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए UPSC में वो दोनों क्या है, कॉन्सेप्चुअल हैं। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से कवर करना होगा। और न्यूज़पेपर में किस पार्ट को, यानी किस पार्ट को आपको कवर करना है, तो वो पार्ट है आपका आर्टिकल। ये मेरा अपना अनुभव है, जिसके बिहाफ पे मैं, यानी इसी आर्टिकल के बिहाफ पे मैं अपना, जो मुझे ना तो कभी समस्या होती है किसी भी प्रश्न की फॉर्मेटिंग में, किसमें,
फॉर्मेटिंग में या निबंध में या जीएस के किसी भी पेपर में मुझे कोई समस्या नहीं होती है। और इसके साथ ही जो लिखने की शैली है, लिखने की शैली आपकी इंप्रूव होती है आर्टिकल से। देखिए, मैं आर्टिकल पे इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस करता हूं और मैं हमेशा सब बच्चों से यही कहता हूं कि आप डेली, आजकल तो इतने रिसोर्स आपके पास हैं, दुनिया भर की वेबसाइट हैं, ये क्या करती हैं, जितने भी डेली के पेपर होते हैं, डेली जो पेपर होते हैं उनके आर्टिकल निकालती हैं। और सभी पेपर के, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, इनके जितने भी एडिटोरियल या आर्टिकल हैं वो आपको एक साथ कहीं पर भी अवेलेबल बहुत इजीली हो जाते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप डेली सारे अखबार में जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो आप एक साथ आपको मिल जाते हैं और आपका दिन का लगभग 1 घंटा, इनकी डिमांड होती है 1 घंटा, अगर आप इनको दे देंगे तो आपको कभी भी इनके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। आपके थॉट्स, आपके विचार इतने इनहेंस हो जाएंगे। और साथ में, इनके साथ साथ एक चीज और क्या इनहेंस होगी आपकी, वो होगी आपकी करंट बेस्ड नॉलेज। इसमें क्या क्या होगा, जैसे सपोज करो पर्यावरण का कोई मुद्दा है। अब पर्यावरण में कोई रिपोर्ट अगर आई है, वो रिपोर्ट, या इकोनॉमिक सेक्टर से कोई रिपोर्ट आई है, आर्थिक समीक्षा आई है, या उसके अलावा, तो इन रिपोर्ट से रिलेटेड जितने भी आइडियाज हो सकते हैं वो सब क्या होते हैं, आपको इन आर्टिकल के थ्रू मिल जाते हैं। उसका बेनिफिट आपको मिलता है कि आप अपने फैक्ट, जो आपके डाटा है, वो आप इनहेंस कर लेते हो। और वो अगर आप कहीं नोट डाउन करके चलते हो तो वो आप बहुत आराम से अपने उत्तर को लिखने में, यानी उत्तर जब आप लिखोगे उसमें अगर आप उन चीज़ों का उनको मेंशन करोगे तो ऑब्वियसली आपके क्या होंगे, आपके मार्क्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल को लेकर। जैसे आर्टिकल पे इतना फोकस मेरा इसलिए रहता है, जैसे देखिए आर्टिकल क्या है, आपको जितने भी आपका मेंस का अगर आप सिलेबस देखेंगे ना, वो सारे जितने भी सेक्टर हैं उन सबसे कभी ना कभी आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। जैसे एनवायरमेंटल इश्यूज से, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, हेल्थ, पॉलिटिकल, एजुकेशन, ठीक है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक। ठीक, तो ये जितने भी आर्टिकल हैं इन सब सेक्टर से आते हैं। और ये सारे सेक्टर, ये जितने भी सेगमेंट हैं आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में है। जैसे एनवायरमेंट हो गया आपका पेपर 3, IR आपका हो गया पेपर 2, सिक्योरिटी हो गया आपका पेपर 3, इकोनॉमिक हो गया आपका पेपर 3, पॉलिटिकल इशू आपके अगर आते हैं तो ये होगा आपका पेपर 2, हेल्थ हो गया आपका पेपर 2 सोशल जस्टिस से। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके सिलेबस, यानी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, इनको आपको पढ़ना चाहिए। और जितने भी थॉट्स हैं वो आपको, और थॉट्स मिलते हैं और उन पे आपको खुद से विचार करना चाहिए। ठीक, अब ये जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, मतलब ये जो बेसिकली होते हैं, ये किसी ना किसी एक्सपर्ट के द्वारा होते हैं। जैसे मैंने कुछ आर्टिकल आपके लिए लिए हैं यहाँ पर, देखिए, जैसे IR से रिलेटेड है, तो देखिए ये है भारत अमेरिका के बीच दोस्ती का नया दौर। ठीक, ये हमारा आर्टिकल है और लिखा है किसने, हर्ष वी पंत। ये है विदेश नीति प्रभाग के उपाध्यक्ष। अब सोचो, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी आपको अपने विचार किसके माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से बता रही हैं। आपको उन्हें जानने का मौका मिल रहा है और सोचने का मौका मिल रहा है कि क्या इनके द्वारा जो मुद्दे उठाए गए, या जो बातें, या जो फैक्ट दिए गए हैं, जो थॉट्स हैं, वो सही हैं या सही हो सकते हैं, या आपके हिसाब से उसमें क्या और किया जा सकता है या हो सकता है। तो उस तरह से एनवायरमेंट है। जैसे यहाँ पर प्लास्टिक कूड़े से मुक्ति हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, ये पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद हैं। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया हो 5 जून पर्यावरण दिवस, तो उसका जो थीम है इस साल का 2023 का, वो प्लास्टिक कूड़े से रिलेटेड है। ठीक, अब ये इस मुद्दे पर जिस व्यक्ति ने विचार आपके सामने रखे हैं वो कौन है, अनिल प्रकाश जोशी हैं, जो पद्मश्री से सम्मानित हैं। ये पर्यावरणविद हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। अब सोचिए, इनसे आपको ये जानने का मौका मिल रहा है कि क्या प्लास्टिक कूड़े से मुक्ति क्या हमारे अस्तित्व के लिए वाकई जरूरी है,
ये मुद्दा वाकई एनवायरमेंटल इशू है। ठीक है, इकोनॉमी की बात करें, घरेलू बचत बढ़ाकर तेज कर सकते हैं आर्थिक विकास, ये शिशिर गुप्ता हैं जो वरिष्ठ फेलो CSP के हैं। इसी तरह से एक पॉलिटिकल इशू है जो आजकल आपने सुना होगा, इसमें है इसलिए जरूरी है राजद्रोह कानून, ये लिखा है न्यायमूर्ति SN ढींगरा, ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। अब सोचो, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस आप अपने विचार इस राजद्रोह कानून के संदर्भ में आपके समक्ष रख रहे हैं, तो वो किसके माध्यम से रख रहे हैं? वो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से रख रहे हैं। ठीक है, आपको इन विचारों को, इनके आर्टिकल को पढ़ना है, उन पे विचार करना है और उनको यूज करना है अपने किस में, आंसर में, एस्से में। अब सोचिए कितना बेनिफिट है, कितना इजीली अवेलेबल है आपके पास इतने ऑथेंटिक सोर्स और ऑथेंटिक क्या थॉट्स। ये सब चीजें आपके इंटरव्यू के लिए भी काम आती हैं। तो ये सब चीजें, इसलिए मेरा फोकस रहता है कि आप आर्टिकल डेली कम से कम 1 घंटा। अब ये चीजें ऐसी हैं, जैसे देखिए आजकल क्या है, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पे आप कहीं भी कभी भी और कैसे भी इनको बहुत आराम से पढ़ सकते हो। सपोज करो आप ट्रैवलिंग में हैं, ठीक है, आपके पास फोन है, आपने फोन खोला, आपको लगता है कि मैं इस समय इस भीड़ भाड़ में किताब नहीं पढ़ सकता हूं, आपके हाथ में फोन है, आपने फोन लिया और अपने आर्टिकल पढ़ने शुरू किए। आप यकीन मानना, ये एक ऐसा काम है कि आप इसको ऐसे टाइम पे कर सकते हो कि जब आपको लगता है कि ये मेरा टाइम कहीं और जाया हो रहा है तो मैं इसको यूटिलाइज कर लूं, तो आप उस समय आर्टिकल, अगर आपको लगता है मैं सुबह पढ़ चुका हूं, तो दोबारा फिर पढ़ लीजिए। ठीक है, जो आपने लास्ट मार्किंग की हो, जो आपको लगता है कि 3 दिन 4 दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया तो आप उसको पढ़ लीजिए निकाल के। ठीक है, और जो रिपोर्ट आती है यहाँ पर, अगर कोई रिपोर्ट के संदर्भ में कोई आर्टिकल है तो आप जो उसका डाटा है वो आप कहीं ना कहीं उसको नोट करते चलें, एक रजिस्टर बना लें और उस रजिस्टर में जितने भी आपको रिपोर्ट्स यहाँ देखने को मिलती हैं उसको आप उसका डाटा मेंटेन करें, क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स आती है ना, इससे आपको 1 से 2 प्रश्न यूपी PCS में प्रीलिम्स में हमेशा देखने को मिलेंगे, जो आपको किसी करंट की मैगजीन में उतना ऑथेंटिक तरीके से कवर नहीं किया होगा, क्योंकि आप करंट के लिए PCS वगैरह के लिए क्या करते हैं, पूरा साल पढ़ते नहीं है, लास्ट में 1 महीने कोशिश करते हो कि फिर जो मार्केट में किताबें आती हैं, एनुअल सब आते हैं, आप उठाते हो उनको पढ़ लेते हो, तो उनकी भी क्या है कि लिमिटेशन है, पूरे 1 साल के करंट को वो 180 से 200 पेज में कवर करेंगे। और वहीं कोई मंथली मैगजीन है, मैंने पहले भी चर्चा की थी कि मंथली मैगजीन आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको पढ़नी चाहिए, बहुत ज्यादा पेज नहीं होते हैं। अगर आप ये प्रोसेस को लेके चलेंगे तो आप बहुत अच्छी सिचुएशन में होंगे, बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे, वो चाहे प्रीलिम्स हो या आपका मेंस हो। ठीक है ना, तो ये रिपोर्ट इसलिए आपके लिए जरूरी है, आप इनको इनके लिए रजिस्टर मेंटेन करें, सारी चीजें वहां नोट डाउन करते चलें। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग को लेकर। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है PCS मेंस 2022 का। अब ये क्वेश्चन अगर हम देखें, जैसे अभी 2023 में सिलेबस चेंज हुआ है, चेंज क्या हुआ है कि पहले क्या थे, GS के 4 पेपर थे। अब वो 4 पेपर जो थे, उन्हीं 4 पेपरों में आपने देखा होगा कि यूपी स्पेशल वाला जितना भी सेगमेंट था, कौन सा, यूपी वाला जितना सेगमेंट था वो पेपर 1 से लेकर पेपर 3 तक इंक्लूड कर दिया था। इस साल क्या किया है, उसके लिए पेपर 5 और पेपर 6 ऐड कर दिए हैं, और वो जो सेगमेंट यहाँ पर ऐड था पहले पेपर 1, 2, 3 में, उसको सेग्रीगेशन के साथ यहाँ से अलग कर दिया है और वो अलग 2 पेपर नए बन गए। ठीक, तो ये क्वेश्चन बेसिकली उसी से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से। अब देखिए ये जो प्रश्न पूछ रहा है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपने इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के लिए कुछ मैटर पढ़ा हो, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने मॉडर्न इंडिया को बहुत अच्छे से कवर किया है तो ये प्रश्न आप बहुत आराम से वहां से लिख ले जाएंगे, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। ठीक, अब ये प्रश्न है 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश पुनर्जागरण के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस प्रश्न को हल करने में क्या आपको कोई भी स्पेशल सोर्स की जरूरत है? नहीं। अब देखिए इसकी करते हैं सबसे पहले फॉर्मेटिंग। अब हमारे सामने है पहले 19वीं सदी, हम इसका इंट्रोडक्शन जो लेंगे, देखिए 19वीं सदी में, अब ये 19वीं सदी क्या है,
पुनर्जागरण। अगर आपको याद हो, जो ये 19वीं सदी है वो क्या थी, क्या था भारत में, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसी समय में उत्तर प्रदेश में जो भी पुनर्जागरण हुआ उसका जो स्वरूप था उस पर प्रकाश डालिए। अब हमारा इंट्रोडक्शन यहां से शुरू हो गया कि ये 19वीं सदी वाकई में क्या थी, पुनर्जागरण की सदी थी। क्यों थी, उसके क्या रीजन थे, उसके रीजन थे जैसे पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित, इस शिक्षा से प्रभावित होकर क्या हुआ, कुछ लोगों ने क्या किया, धर्मों में, यानी अब वो हिंदू मुस्लिम इन सब में जो भी व्याप्त कुरीतियां थी, क्या थी, व्याप्त कुरीतियां या जो भी बुराइयां थी, उन पर क्या किया, तर्क के आधार पर उन पर, यानी उनको तर्क के आधार की, तर्क की कसौटी पर कसा। पाश्चात्य शिक्षा आप देखेंगे 1813 का एक्ट, इसमें क्या दिया था, इसमें था शिक्षा पर 1,00,000 रुपए पर ईयर, ठीक, ये व्यय करना था। और दूसरा था इसमें ईसाई मिशनरीज को यहां पर क्या दिया था, प्रचार की अनुमति। देखिए इसके पीछे जो ब्रिटिश का रीजन था वो क्या था, वो ब्रिटिश सरकार का जो ये इंटेंशन था वो उसके औद्योगिक हित और व्यापारिक लाभ तक सीमित था। उनको वो बेनिफिट्स लेने थे यहां से, जिसके चलते उन्होंने इस पर फोकस किया और साथ में इनको यहां पर मंजूरी दी, प्रचार करने की अनुमति दी। क्योंकि जब तक इस समाज का विकास नहीं होता वो एक तरह से क्या होता, भारत ब्रिटेन का बाजार नहीं बन पाता। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद आता है हमारा जो मेन बॉडी है। अब मेन बॉडी में हम ये बताएंगे कि जो भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक धार्मिक सुधार यानी जो पुनर्जागरण की बात की जा रही है, जो पुनर्जागरण की बात की जा रही है वो किन किन आंदोलन से संदर्भ या संदर्भित रखती है या संबंधित है। तो इसमें सबसे पहला आता है क्या, वो है आपका साइंटिफिक सोसाइटी। क्या है, साइंटिफिक सोसाइटी। अब ये फॉर्मेटिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारा हो गया 19वीं सदी पुनर्जागरण की सदी थी। क्यों कि भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का दौर था और वो किससे प्रभावित थे, वो पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर कुछ लोगों ने क्या किया कि जो भी उनके धर्म थे, हिंदू हो मुस्लिम हो, उन सब में जो बुराइयां थी या कुरीतियां थी उन सबको तर्क की कसौटी पर कसा। उसके अलावा 1813 का एक्ट, उसमें जो प्रोविजन थे शिक्षा पर 1,00,000 रुपए पर ईयर का व्यय और ईसाई जो धर्म प्रचारक को उनको अनुमति देना। तो ये 3 पॉइंट हम इंट्रोडक्शन के हिसाब से डील कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो मेन बॉडी है वहां पर हम बताएंगे कौन कौन से आंदोलन उत्तर प्रदेश में या उस समय यानी तत्कालीन कौन सा प्रांत है, संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत में कौन कौन से आंदोलन हुए। ठीक, तो पहला है साइंटिफिक सोसाइटी। ये कब हुआ था, इसका टाइम अगर आपको याद हो ये 1864 का है। ठीक, और इसका जो संस्थापक है वो कौन है, वो हैं सर सैयद अहमद खां। ठीक है, तो ये सर सैयद अहमद खां 1864, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि मुस्लिम समाज में जो बुराइयां हैं उनको खत्म करना है। ठीक है, तो क्या हो गया, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन हो गया। दूसरा आता है इसमें देवबंद आंदोलन।
देवबंद आंदोलन ये आपका 1866 से 67, और इसका जो स्थान था वो था सहारनपुर। ठीक है, इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो मुस्लिम समाज है उसको पारंपरिक, नैतिकपूर्ण और समृद्ध, यानी इन्होंने भी क्या की, मुस्लिम समाज के उत्थान की बात की। ठीक, देवबंद आंदोलन ने भी क्या की, मुस्लिम समाज के उत्थान की बात की। अब तीसरा आता है यहां पर बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन, इसका जो टाइम था वो था 1830, और इसका भी स्थान कौन सा था, सहारनपुर। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वो थे सैयद अहमद। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी कहा कि मुस्लिम समाज सुधार की आवश्यकता है, यानी मुस्लिम समाज को सुधार हेतु जो प्रयास किए जा सकते हैं वो करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें आप लिख सकते हो, चौथा लिख सकते हो आप राधा स्वामी मत या सत्संग। ठीक, इसका टाइम था, ये था 1861, और इसका स्थान था आगरा, और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं शिव दयाल साहब। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हिंदू प्लस सिख दोनों धर्मों में सुधार की आवश्यकता। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपके पास हैं, इन 4 पॉइंटों को आपको डील करना है। ये जो पॉइंट हैं ये आप देखेंगे तत्कालीन संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत में होने वाले ये आंदोलन थे। इसके बाद आप इसमें बता सकते हैं इसका जो निष्कर्ष है। देखिए, निष्कर्ष में कुछ चीजें हैं वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा कैसे लिखना है। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर है कि आपको निष्कर्ष लिखते समय आपको जो आपने ऊपर मुख्य भाग में जो भी लिखा है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपको जो प्रश्न में पूछा गया है, प्रश्न में जो पूछा गया है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको, इसका निष्कर्ष लिखना है। ठीक, तो ये आपका, आप चाहो तो इस तरह से जो पॉइंट हैं आप लिख सकते हो और ये फॉर्मेटिंग कर सकते हो। दूसरा, अगर हम इस क्वेश्चन को लेकर बात करें कि जैसे अगर आपको इसको उत्तर फॉर्मेट में लिखना है, उत्तर फॉर्मेट में अगर लिखना है इसको, तो जितने पॉइंट आपके सामने मैंने रखे हैं आप उन सब पॉइंट्स को डील कर लें, और जो मेन बॉडी में मैंने आपको कीवर्ड बताए हैं, जो वो 4 आंदोलन बताए, उन 4 आंदोलन, उन चारों आंदोलन क्या कर सकते हो आप, एक डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, डायग्राम और मैपिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंस में। आप मान के चलिए 1 से 1.5 नंबर आप वहां पर इंक्रीज करा ले जाएंगे अपना उसी क्वेश्चन में। ठीक, तो ये जरूरी है, जहां आपको लगता है जिस क्वेश्चन की डिमांड है वहां पर आप मैप भी डाल सकते हैं, और जहां डायग्राम की संभावना है वहां आप डायग्राम बनाकर भी अपनी बात को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है। हमने जैसे आपसे बात की, कुछ क्वेश्चन थे उनके बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे कुछ शब्द होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो प्रश्न में टैग के रूप में काम आते हैं या लग के आते हैं, जैसे प्रकट करना या प्रकाश डालना, उल्लेख करना, समालोचना करना,
या स्पष्ट करना, परीक्षण करना, मूल्यांकन करना, इस तरह के शब्दों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। किस तरह से उनको डील करना चाहिए और एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, क्या पूछना चाह रहा है, किस तरह के आंसर की उसकी डिमांड है। ठीक है, तो उस तरह के प्रश्नों की आगे चर्चा करेंगे। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जब भी आप आंसर लिखना शुरू करें, देखिए जब आप तैयारी शुरू करते हैं और तैयारी शुरू करते ही सबसे पहले पहला दिन जब आपका होता है तो उसमें कभी भी आप ये ना सोचें, कभी भी आप ये ना सोचें कि आप पहले दिन से ही आंसर राइटिंग आपको करनी है। ये कभी नहीं होता है। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है? अब सपोज करो आप अपनी क्लास कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोचिंग की या कोचिंग कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो तैयारी शुरू करने या आपने शुरू की और आप सोचो पहले दिन मैं उत्तर लिखूं, तो ये गलती कभी मत करना। मैं कभी इस चीज़ का प्रेफरेंस नहीं देता हूं या कभी भी मैं इस चीज़ के लिए नहीं कहता हूं। देखिए आंसर राइटिंग के लिए भी एक लेवल होता है। क्या होता है? कि स्टेज है, स्टेप है, और जो उत्तर लेखन है, ये जो आपकी तैयारी है ना, उसका एक अहम पड़ाव है। कैसे? देखिए अगर हम स्टेप की बात करें तो सबसे पहले क्या आपका सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपने क्या किया है? बेसिक। बेसिक क्या है आपका? एनसीईआरटी। ठीक, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, बहुत अच्छे से पढ़ ली। उसके बाद क्या हुआ? आपने अपने नोट्स या जो भी आपकी बुक्स हैं या आपकी एनसीईआरटी, क्योंकि यही सोर्स होते हैं जहां से आप पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेंगे। ठीक, आपने ये सब काम कर लिया, इनको रीड कर लिया बहुत अच्छे से। उसके बाद क्या हुआ है? आपने रिवीजन कर लिया है। अब इस रिवीजन के बाद ये जो दो स्टेप है, यानी स्टेप 1 आपने रीडिंग की, दूसरा स्टेप है आपने उसका रिवीजन कर लिया। तो इस रिवीजन के बाद ये स्टेप आता है क्या? उत्तर लेखन का। ये स्टेप है, और अगर आपने इस स्टेप को फॉलो किया है तो ये जो आपका ग्राफ है ना, ये 0 से 100 या A से Z, ये देखिए ग्राफ कितनी जल्दी इंप्रूव होता है। इतना काम करने के बाद अगर आप ये शुरू करते हैं तो आप 1 से 2 महीने में अपने आंसर में खुद से चेंज महसूस करेंगे। जो बदलाव या जो परिवर्तन हो रहे हैं आपके उत्तर लेखन में, वो आप खुद से महसूस करोगे। अच्छा, एक सवाल और होता है कि कॉपी या उत्तर को चेक कराने से संबंधित, यानी आपने जो उत्तर लिखा है उसे, जो उत्तर लिखा है उसे, उस उत्तर को कैसे हम जानें या कैसे समझें कि वो बेहतर है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। देखिए उसके लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, और ना ही इतना उसके लिए आपको परेशान होना है। देखिए आजकल बहुत सारे सोर्स ऐसे हैं या प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको टॉपर्स की कॉपी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, आप 2 से 3 साल के जो टॉपर हैं यूपीएससी या यूपीपीसीएस, इनके टॉपर्स की क्या करें? कॉपी को क्या करें? बेंचमार्क बना लें। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आप अपने उत्तर को एक दिशा दे पाएंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप किसी टॉपर की कॉपी को एनालाइज करेंगे, देखेंगे और उस प्रश्न को पढ़ के उसके आंसर को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये एहसास होगा या ये फील होगा कि मुझे कैसे अपने उत्तर को
लिखना है या मुझे कैसे फॉर्मेटिंग करनी है, या जहां डायग्राम की नीड है, डायग्राम बनाना है या मैप ऐड करना है, तो जो भी चीज़ें आप वहां पर देखोगे उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखोगे और उसी आधार पर आप अपनी कॉपी का क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक, तो ये सारे काम करने हैं आपको। टेलीग्राम वगैरह पे बहुत सारे चैनल हैं जो प्रोवाइड कराते हैं, कॉपियां मिल जाएंगी आपको, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सबकी, टॉपर्स की कॉपियां, वो देखो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे, जैसे मैं आपसे चर्चा की कि कुछ शब्द जो कीवर्ड तो नहीं है, टैग होते हैं, उन टैग के बारे में कि किस तरह से उस प्रश्न को हमें डील करना है, और उसके अलावा जब शुरुआत करते हैं तो क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे कैसे शुरू करना है आंसर को। ठीक है, और वर्ड लिमिट के बारे में या टाइम मैनेजमेंट को लेकर जो भी चीज़ें हो सकती है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।